नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईआरटी की सीरीज में। पुनः हम उपस्थित हुए हैं अध्याय 2 इतिहास का लेकर आरंभिक मानव की खोज। इस पाठ में मानव की खोज से संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस कहानी में एक तुषार नाम का एक लड़का है जो एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। दिल्ली में उसे खिड़की वाली सीट मिली जहां वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। दौड़ती रेलगाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। अर्थात इस कहानी के माध्यम से एक बच्चे की खोज, मानव की खोज के बारे में बताया गया है जो कई खोज से संबंधित है। हम इससे पूर्व के पाठ में ही पढ़ चुके हैं। आखेटक और आखेट से संबंधी। आखेटक व्यक्ति को कहा जाता है, आखेट शिकार को कहा जाता है। शिकार और शिकारी अर्थात आखेटक और आखेट। आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। भोजन का इंतजाम करते हैं जिस विधि से करते हैं, अर्थात वह शिकार करने जाते हैं, इसलिए उनको आखेटक कहा जाता है। मछली चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। हमारे यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। इस प्रकार के यहाँ सभी प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह के समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। आखेटक जो एक व्यक्ति होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान आता जाता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उस कारण में 4 मुख्य कारण को नोटिस किया गया है। वह 4 मुख्य कारण है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग जब एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते पहुंचते थे, उसका पहला कारण है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। एक जगह रहते थे तो वहाँ की सभी वस्तुओं को खाकर समाप्त कर देते थे। इसके लिए वे दूसरे स्थान पर पहुँचते थे, पहला कारण। दूसरा कारण कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हरिन और मवेशी चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दूसरा कारण था कि जानवरों के शिकार के लिए या अपने हरिन के मवेशी के चारा के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे भी जाया करते थे। जो अपने पशु को लेकर जाते थे उसके चारा के लिए, उसके साथ साथ वे भी जाते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण है पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं है। पेड़ पौधे जो संभव नहीं है, पानी झीलें झरनों नदियों में ही मिलता है। यदि कई नदियाँ झीलों पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें नदियाँ पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। यहाँ 4 कारण है। इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है। थोड़ा सा इसमें एक सब चेंज कर देगा और आता है जिसमें कौन नहीं है। जैसे कि पेड़ पौधे फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए उनकी तलाश के लिए अन्य इलाकों में घूमते रहना यह जरूरी नहीं है। इस तरह से थोड़ा परिवर्तन किया एक शब्द का और वहीं से आपको नहीं वाला प्रश्न आ जाता है। जो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा हमेशा सीटेट में आते रहते हैं। तो यह जो आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 कारण दिया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट की दृष्टि से। यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। अब तो निष्कर्ष के रूप में प्रश्न आ रहा है, इसलिए और यह बहुत
जरूरी है। इनमें कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डी और मांस को काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ ऐसे हड्डियाँ या लकड़ियों के मुठे लगाकर भाले और बाण के हथियार बनाए जाते थे। कई प्रकार के औजार होते थे जिनका अलग अलग उपयोग किया जाता था। मानचित्र 2 में फर्स्ट मानचित्र, जहाँ हम लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ी, गारो की पहाड़ी, मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी के बारे में पढ़े हैं। सेकेंड मानचित्र आया जिसमें कुछ ऐसे स्थान दर्शाए गए जिस पर लाल त्रिकोण बनाया गया, जिस पर इस तरह का लाल त्रिकोण बनाया गया है। यह एक पूरा स्थल है। मानचित्र पर जो लाल त्रिकोण से संकेत किया गया है वह एक पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह होने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा भी कुछ कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे जो मानचित्र में दिखाया गया है। तो आइए हम मानचित्र का विश्लेषण करते हैं कि मानचित्र में क्या दिखाया गया है। देखिए, एक यहाँ भीमबेटका दिख रहा है। यह भीमबेटका एक बड़ा पूरा स्थल है। यहाँ हुसुंगी है और ठीक इसी के पास में कुरनुल गुफा है। हुसुंगी और कुरनुल गुफा है, यानी 3 दर्शाया गया है, भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनुल गुफा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, हुसुंगी कर्नाटक में है, कुरनुल गुफा आंध्र प्रदेश में है। यह क्वेश्चन आ चुका है कि भीमबेटका कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में है, हुसुंगी कर्नाटक में है, कुरनुल गुफा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह 3 ऐसे पुरास्थल हैं जहाँ से कुछ खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हुए हैं। इसके अलावा इसमें कई चीज़ की चर्चा किया गया है जो अलग अलग टॉपिक से है। जैसे यहाँ देखिए, जो आयताकार है इसके बारे में बताया गया है। नौपाषाणिक पुरास्थल होता है इस आकार से जो होगा। महापाषाणिक पुरास्थल, यहाँ आदिचलूर है, महापाषाणिक पुरास्थल है। हुलूर, यह नौपाषाणिक है। आरंभिक गांव, यह आधुनिक नगर है। मुंबई, यह क्या है, आधुनिक नगर है, आधुनिक नगर है। कोलकाता आधुनिक नगर है। इस तरह से कई है जो आधुनिक नगर के रूप में है। इन उद्योग स्थल के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ पत्थरों से औजार बनाते हैं, उन्हें स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। उन स्थान को क्या कहते हैं? उद्योग स्थल कहते हैं। उद्योग स्थल से कुछ हमें खास जानकारी मिलती है। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े मिलते हैं, पत्थरों के बने औजार मिलते हैं। और कभी कभी इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों का आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। जहाँ अधिक समय तक रहते थे और जब मानते थे उसे हम आवासीय उद्योग स्थल कहते हैं। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। यह आवासीय पुरस्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहते हैं, जिन गुफाओं में कंदराओं में स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया, क्योंकि यहाँ बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती है। आरंभिक मानव गुफा में क्यों रहते थे? इसलिए कि धूप, बारिश, धूप और हवा से उन्हें राहत मिलती थी। प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है। प्राकृतिक गुफा कहाँ मिलती है? विंध्य और दक्कन के इलाकों में मिलती है। नर्मदा घाटी के पास में है। ये कहाँ है? नर्मदा घाटी के पास में है। गुफा 3 जिससे बारिश, हवा और धूप से राहत देती है, इसीलिए गुफा
में रहते हैं। प्राकृतिक गुफा कहाँ? प्राकृतिक गुफा विंध्य के पहाड़ी के पास में है। पुरा स्थल, पुरा स्थल एक क्वेश्चन दिया गया है। अगर अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े तो तुम इनमें से कौन सा स्थान चुनेंगे? सबका अपना अपना है। केवल रहता है तो आवास हो गया, केवल उद्योग होता है उद्योग हो गया। जहाँ रहता भी है उद्योग भी है तो उसे हम आवास उद्योग कहेंगे। अपने बारे में चुनना है या अन्य हो सकता है। पुरा स्थल, पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारती सी वस्तुओं से अवशेष मिलता है। ऐसी वस्तु का निर्माण लोग अपने काम के लिए क्या करता था, बाद में उसे छोड़कर चले गए। ये जमीन ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र नदी तल में पाए जाते हैं। पुरा स्थलों के बारे में अगले अध्याय में बताया जाएगा, इसके बारे में अगले अध्याय में चर्चा किया जाएगा। पुरा स्थल वह होता है जहाँ कुछ हमें बर्तन, औजार के अवशेष प्राप्त होते हैं। पाषाण औजारों का निर्माण, पाषाण काल में जो औजार बनाए जाते थे उस औजार के निर्माण के 2 तरीके थे। उस औजार के निर्माण कितने तरीके थे? 2 तरीके थे। पहला तरीका था कि पत्थर से पत्थर को टकराना, दूसरा तरीका था दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें करोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस करोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उसे हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं। इस तरह से बनाया जाता है। पहला था कि पत्थर पर टकरा कर बनाया जाता था। जब तक टकराया जाता था तब तक एक उसका सल्क नहीं, एक आकार में नहीं आ जाए, एक शेप में नहीं आ जाए, तब तक उसको टकरा कर बनाया जाता था। आगे है आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। मानचित्र 2 में बताया गया है कुरनूल गुफा के बारे में। जो यह कुरनूल गुफा के बारे में बताया गया है जहाँ से आग की खोज किया गया था। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए कुरनूल गुफा कहाँ है। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में है। यहाँ जहाँ से आग की खोज की संबंधित जानकारी मिलती है। वहीं कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग अपना आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आग का प्रयोग कुरनूल गुफा से राख का अवशेष मिला है। इससे साबित होता है कि वहीं से शुरू हुआ था। उसके कई उपयोग थे। बदलती जलवायु। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। आज से 12 साल पहले दुनिया की जलवायु में एक चेंज आया, जिससे गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। उस काल में 12,000 साल पहले जब जलवायु में परिवर्तन आया, उस समय लोगों का मुख्य स्रोत मछली तक का भोजन था। उस समय लोगों का मुख्य स्रोत मछली का भोजन था। इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। प्राकृतिक रूप में गेहूं, धान यह अपने आप कब उगने लगा? जब जलवायु में 12,000 साल पहले परिवर्तन आया, तब अचानक कुछ पौधे उगने लगे। उसी समय के लोगों का मुख्य भोजन मछली था और 12,000 साल पहले इसे हम मध्य पाषाण या मेसोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। उस काल को आगे भी पढ़ेंगे। बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया।
आरंभिक काल के भी पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। सबसे बड़ा काल यही होता है। पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी काल, यानी दो शब्दों से पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। यह पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है कि किस काल में किस तरह के औजार बनते थे, उसका क्या महत्व है। पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। यानी 20 लाख साल से 12,000 साल तक माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य और उत्तर। आरंभिक, मध्य और उत्तर। सबसे बड़ा काल पूरा पाषाण काल होता है। उसके बाद पूरा पाषाण काल 3 भागों: आरंभिक, मध्य और उत्तर। मानव इतिहास 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है। यानी पूरा पाषाण 99% जो घटना घटी है वह पूरा पाषाण काल में ही घटी है। पूरा पाषाण काल में ही घटी है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 12,000 साल पहले जलवायु में अचानक परिवर्तन आया, जहाँ घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी, कुछ अनाज वाले पौधे अपने आप प्राकृतिक में उगने लगे। कब? जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तब। उस समय लोगों का मुख्य भोजन मछली था। उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल भी कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। जिस काल के औजार बहुत छोटे होते थे उसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। लघु पाषाण काल कहा जाता है जिस समय औजार छोटे छोटे प्राप्त होते थे। यह 3 काल है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा हुआ था कि सबसे लंबा काल कौन सा है, जहाँ से 99% कहानियाँ प्राप्त होती है। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसमें विद्यार्थी अधिकांशतः कंफ्यूज पड़ जाते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट स्पष्ट क्लियर होना चाहिए कि पूरा पाषाण काल से ही 99% कहानी मिलती है, जो 20 लाख साल से 12,000 साल तक माना जाता है। 12,000 से 10,000 होता है वह मध्य पाषाण काल होता है। उसके बाद जो होता है कि माइक्रोलिथ लघु पाषाण काल होता है, जो 10,000 साल के बाद से माना जाता है, जहाँ औजार छोटे होते थे। मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफा में कुछ चित्र मिला है। वही मध्य प्रदेश भीमबेटका जहाँ प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुए हैं, वहाँ कुछ गुफा में चित्र मिले जिनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। किस गुफा में सजीव चित्रण किया गया जंगली जानवरों का? तो मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश। पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट का। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है 18 दिसंबर में। सजीव चित्रण किया गया है, वह प्राकृतिक गुफा है जहाँ से सजीव चित्रण किया गया है जानवरों का। यह एक शैल चित्र भी बताया गया है कि एक व्यक्ति हरिण को पकड़ रहा है, पीछे से दौड़ रहा है। लोग शिकार तथा फल फूल संग्रह किया करते थे। वे पत्थर औजार गुफाओं से चित्र बनाते थे।
क्या हमें ऐसे कोई साक्ष्य मिले जिससे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। आगे, भारत का पुनर्पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। भारत में किस जगह से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से अवशेष मिला है, जिससे मनके बनाए जाते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे का छिलका मिलता था, उससे क्या बनाया जाता था, मनके। किस काल में होता था, तो पुनर्पाषाण काल में। पुनर्पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, तो 20 लाख साल से 12,000 साल वर्ष पहले तक माना जाता है, जो सबसे बड़ा काल होता है। 99% कहानियाँ वहीं से प्राप्त होता है। हुसुंगी, जो हम लोग 3 पुरास्थल को बारे में पढ़े हैं, भीमबेटका, हुसुंगी और कुरनूल गुफा। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, हुसुंगी कर्नाटक में। उसी हुसुंगी के बारे में फिर चर्चा में आ गया। वह पुरास्थल है। हुसुंगी मानचित्तू में, यहाँ पर पुरास्थल, पुनर्पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। पुनर्पाषाण युग के कई पुरास्थल कहाँ से मिला, हुसुंगी। हुसुंगी कहाँ है, कर्नाटक में है। कई प्रकार औजार मिले हैं, संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। जहाँ लोग रहता हो, कुछ औजार बनाता हो, उसे आवास और उद्योग स्थल कहते हैं। वहाँ कई औजार बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। पुरास्थल झरनों के निकट थे। उनमें कुछ पुरास्थल वैसे थे जो झरना के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। जो पुनर्पाषाण युग में 99% कहानी वहीं से मिलती है। कई पुरास्थल भी मिले हैं, वहाँ के औजार लोग चूना पत्थर से बनाए जाते थे। चलिए अन्यत्र में देखना है। अब ये तो भारत के बारे में हम लोग पढ़े, अब इससे संबंधित कुछ अन्य देश में भी है। फ्रांस की गुफा है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र 2000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इन जानवरों के चित्र जंगली घोड़े, भैंस, गोंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूरज को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क, चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। जो गहरे चमकीले बनाया जाता था वह लौह अयस्क, चारकोल और खनिज से बनाया जाता था। कुछ उपयोगी से आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक खाद्य संग्राहक क्या थे, वे कुशल खाद्य संग्राहक थे। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इधर उधर जाया करते थे। उनके जाने का 4 मुख्य कारण था। पुरास्थल वह है जहाँ लोग निवास करता था, औजार बनाता था। उद्योग स्थल, आवासीय स्थल जहाँ लोग निवास करता था। पुरास्थल जहाँ से कुछ हमें अतीत के प्राप्त हुए हैं। पुनर्पाषाण काल सबसे बड़ा पाषाण काल है। मध्यपाषाण काल छोटा पाषाण काल को कहा जाता था। 12,000 से 10,000। लघु पाषाण काल जिस काल के औजार छोटे होते थे। मध्यपाषाण काल 12,000 से 10,000। नवपाषाण काल 10,000 साल पहले। यानी मध्यपाषाण काल में जलवायु में परिवर्तन आया था। मध्यपाषाण काल में जलवायु में परिवर्तन आया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में अभी तक। सबसे बड़ा काल कौन सा है, 2018 के दिसंबर के एग्जाम में आया था। जलवायु में परिवर्तन किस युग में आया, तो मध्यपाषाण युग में। 12,000 साल से 10,000 साल पहले। उस समय का मुख्य भोजन क्या था, मछली। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथियों में शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए NCERT सीरीज के साथ। तब तक के लिए विदा चाहते हैं, धन्यवाद।